तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय जौहर। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो फाइनली दोस्तों, हिस्ट्री एनसीईआरटी क्लास 6 का फाइनली लास्ट यूनिट बची है, चैप्टर 11 के संपूर्ण शॉर्ट नोट्स तैयार करने वाले। इकाई का नाम है इमारतें, चित्र तथा किताबें से क्या देखने को और क्या सीखने को मिला है। अगर आप भी केवीएस, सीटेड, एमपीटेड, DSSB, एनवीएस, एमआरएस एंड तमाम टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है दोस्तों। अगर आप भी चाहते हो इस वीडियो की पीडीएफ मिले तो हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ना ना भूलिएगा दोस्तों, जहाँ पर आपको इस वीडियो की पीडीएफ भी मिलेगी, जहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और अपने नोट्स भी बना सकते हैं। चलो दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी मत करेगा, ठीक है। तो ये रहा आपके संपूर्ण शॉर्ट नोट्स, वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है। तो सबसे पहला सब टॉपिक है तो धातु विज्ञान, यानी धातु विज्ञान में क्या बताया गया है। तो आप कहेंगे प्राचीन भारत में धातुओं लोहा, तांबा, कांसा, सोना, चांदी से औजार व सजावटी वस्तु बनती थी। यानी उस समय की जो बात की जाए, जिसमें धातु विज्ञान में बताया गया है कि प्राचीन भारत में जो धातुएं होती थी उनमें अलग अलग प्रकार की जो धातु होती थी, जिनसे सजावटी वस्तुएं भी बनती थी। दूसरा, लोह गलाने की तकनीक में भारत बहुत उन्नत था। यानी उस समय में जो लोह गलाने की जो तकनीक थी उसमें भारत बहुत ही आगे था, उन्नत था, ठीक है। सब टॉपिक दो में ये बताया गया है कि लौह स्तंभ क्या है, लौह स्तंभ के बारे में क्या बताया गया है। तो आप कहेंगे दिल्ली का लौह स्तंभ यानी चंद्रगुप्त द्वितीय काल से लगभग 7 मीटर ऊंचा। यानी उस समय का जो दिल्ली का लौह स्तंभ है वो चंद्रगुप्त द्वितीय काल के जो समय में 7 मीटर से ऊंचा बना है। 1500 साल पुराना, आज भी जंग नहीं लगा। यानी आज भी देखें तो जो यह लौह स्तंभ की बात की जा रही, आज से 1500 साल पुराना है और इस पर लौह यानी जंग भी नहीं लगा है, ठीक है। उस समय की धातु विज्ञान की श्रेष्ठता दर्शाता है। यानी उस समय की जो धातु विज्ञान के जो श्रेष्ठतम जो उदाहरण है उसको यह दर्शाता है, ठीक है। सब टॉपिक 3 बता रहा है कि ईंटों और पत्थरों की इमारतें, यानी ईंटों और पत्थरों की इमारतें यानी गुप्त काल व उसके बाद मंदिर, महल, गढ़, तालाब आदि पक्की ईंटों व तरासे हुए पत्थर से बने। यानी उस समय के जितने भी मंदिर की बात की जा रही है, महल की बात की जा रही है, गढ़ की बात की जा रही, तालाब की बात की जा रही, ये सभी तमाम पत्थरों से बने हैं। पत्थर तराशने और जोड़ने की तकनीक विकसित, यानी उस समय की जो पत्थर तराशने और जोड़ने की तकनीक विकसित की गई, ठीक है। सब टॉपिक 4 की बात की जा रही थी, स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते हैं। यानी उस समय के जो स्तूप और मंदिर आदि थे किस तरह बनाए जाते हैं। स्तूप बौद्ध धर्म से जुड़ी गुम्बदाकार संरचनाएं, जैसे सांची स्तूप, यानी जो स्तर उस समय की जो बौद्ध धर्म से जुड़े गुम्बद का जो संरचना है वो सांची का स्तूप वैसे ही बना है, ठीक है। मंदिर की बात की जाए तो मंदिर देवताओं की मूर्तियों को रखने हेतु शिखर, ऊपरी भाग और गर्भगृह, अंदरूनी कक्ष, यानी ऊपरी भाग एक शिखर के समान होता है, तीखा होता है, और नीचे गर्भगृह अंदरूनी कक्ष के समान होता है। बनाने के लिए बड़े पत्थर तराश कर जोड़ते थे। यानी उस समय में बड़े बड़े पत्थरों को तराशते ढूंढते थे, उसके बाद उनको इस तरीके से निर्माण किया जाता था। सब टॉपिक 5 बता रहा है कि चित्रकला, उस समय की चित्रकला कैसी थी। तो आप कहेंगे दोस्तों कि अजंता गुफाओं में सबसे प्रसिद्ध भित्ति चित्र दीवारों पर बनाए गए चित्र, उन्हें उस समय की जो अजंता गुफाएं में सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध थी वो कौन सी थी। आप कहेंगे भित्ति चित्र, ठीक है, जो दीवारों पर बनाए गए थे। चित्र धार्मिक कथाओं, बुद्ध के जीवन और प्रकृति को दर्शाते। यानी उस समय के जितने भी चित्र थे वो धार्मिक कथाओं, वहाँ की जीवन, प्रकृति, वहाँ के जो कल्चर था आदि को दर्शाता है। प्राकृतिक रंगों से बनाए जाते थे, ठीक है। पुस्तकों की दुनिया, यानी सब टॉपिक 6 बता रहा है कि उस समय में किताबें, ताड़पत्र व भोजन पत्र लिखी जाती थी। नालंदा जैसे शिक्षा केंद्र में हजारों पांड्यलिपियाँ भी थी। सब टॉपिक 7 शिल्पदिकारम से लिया गया एक वर्णन, यानी उस समय का जो एक ये शिल्पदिकारम प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य था, वहाँ से भी कुछ चीज़ें ली गई थी। इसमें दक्षिण भारत के नगरों, लोगों व संस्कृति का वर्णन देखने को मिलता है। सब टॉपिक 8 की बात की जा रही थी, जिसमें मेघदूत का एक श्लोक बताया गया है। यानी कालिदास की जो रचना थी, क्या तो आप कहेंगे मेघदूत, संस्कृत का प्रसिद्ध काव्य जो प्रकृति और भावना का सुंदर चित्रण इसमें देखने को मिलता है, ठीक है। सब टॉपिक 9 में बताया गया है कि पुरानी कहानियों का संकलन तथा संरक्षण, जातक कथाएं, पंचतंत्र जैसी पुरानी कहानियाँ ताड़पत्र पर लिखी गई आदि।
मठों व पुस्तकालय में संरक्षित रखी गई है। सब टॉपिक 10 में बताया गया है कि आम लोग द्वारा कही जाने वाली कहानियाँ, यानी उस समय में जो आम लोग होते थे, जो अपने जैसे लोग होते थे, वो एक कहानियाँ कही जाती थी। लोक कथा और गीत पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती थी, यानी स्टेप बाय स्टेप। यानी हम अभी आज हमारे जो पूर्वज थे, उनके पहले जो दादा दादी थे, उनके बाद हमारे जो दादा हवे, इन्होंने कहानियाँ सुनी, उनके बाद अब हम सुना रहे। ठीक ऐसे ही एक परंपरा चलती थी। जैसे पंचतंत्र, जातक कथाएँ, बेताल पच्चीसी, ये उस समय की जो कहानियाँ थी, ये कुछ उदाहरण है। सब टॉपिक 11 बंदर राजा की कहानी, यानी जातक कथा में बंदर राजा की कहानी जो नैतिक शिक्षा देती है। ठीक है, नैतिक शिक्षा मतलब वही सही गलत क्या होना, कौन सी चीज़ गलत है, इन चीज़ों के बारे में। सब टॉपिक 12 विज्ञान की पुस्तकें, यानी उस समय की जो विज्ञान की पुस्तकें जो थी, गणित व खगोल शास्त्र पर आर्यभट्ट वराहमिहिर ने ग्रंथ लिखे, यानी उस समय के जो गणित शास्त्र और खगोल शास्त्र था, जिस पर आर्यभट्ट और वराहमिहिर ने ग्रंथ लिखे हैं। सब टॉपिक 13 यानी शून्य यानी जीरो, यानी शून्य की अवधारणा और प्रतीक जीरो भारत में विकसित हुआ है, यानी शून्य की जो अवधारणा और प्रतीक की बात की जाए तो भारत में विकसित हुआ है। गणना व गणित को आसान बनाया, यानी गणना की जो प्रोसेस थी, प्रक्रिया थी, उसको आसान बनाया गया। सब टॉपिक 14 यानी आयुर्वेद, उस समय में आयुर्वेद क्या था, तो आप कहेंगे चरक संहिता व सुश्रुत संहिता जैसे ग्रंथ चिकित्सा व शल्य चिकित्सा पर आधारित थे। ठीक है, चरक संहिता किसने लिखा था? चरक संहिता चरक ने। ठीक है, और अन्यत्र की बात करें, यानी अन्य और क्या देखने को मिला, तो आप कहेंगे चीन, अरब और यूरोप तक भारतीय कला प्लस स्थापत्य विज्ञान का प्रभाव में पहुंचा, यानी चीन, अरब और यूरोप तक भारतीय कला, स्थापत्य व विज्ञान का प्रभाव पहुंचा। ठीक है, अंतिम सारांश देख लेते हैं। अंतिम सारांश क्या बता रहा है, तो आप कहेंगे इस अध्याय से पता चलता है कि प्राचीन भारत में धातु विज्ञान, स्थापत्य कला, मूर्ति कला, भित्ति चित्र, साहित्य विज्ञान अत्यंत विकसित थे। लौह स्तंभ से तकनीकी कौशल, अजंता की चित्रकला से कला सौंदर्य व शून्य व आयुर्वेद से भारतीय वेदानों की महान उपलब्धियां झलकती है। ठीक है दोस्तों, तो ये आज हमारी कक्षा 6ठी की संपूर्ण हिस्ट्री के यूनिट्स कवर हुए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी मत करेगा, एक प्यारा सा कमेंट से लिखिएगा, एक प्यारा से लाइक दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।